नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। चलिए आज के इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 121 से 123 तक डिस्कस करेंगे। नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे, सेक्शन 121, जो है विबंधन या जिसे हम एस्टॉपल कहते हैं। जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले सेक्शन 121 के नियम को जानेंगे, फिर एस्टॉपर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं उन्हें समझेंगे, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और लैंडमार्क केस लॉज पर नजर डालेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 121 के मूल सिद्धांत के साथ, जो एस्टॉपल की नींव है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 121। ये सेक्शन विबंधन यानी एस्टॉपल के सिद्धांत से डील करता है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स दोनों के लिए ये एक बेहद जरूरी सेक्शन है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, कानूनी भाषा कभी कभी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आप अपनी ही कही हुई बात से मुकर नहीं सकते अगर किसी और ने आपकी बात पर भरोसा करके कोई काम कर लिया हो। बस यही है एस्टॉपल का पूरा सार। किसी भी लीगल सेक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखेंगे कि एस्टॉपल को साबित करने के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं। तो इस सेक्शन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला है प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने कुछ कहा, कुछ किया या कुछ नहीं किया। दूसरा है इरादा यानी इंटेंशन, मतलब आपने जानबूझकर ऐसा किया। तीसरा है निर्भरता या रिलायंस, मतलब सामने वाले ने आपकी बात पर विश्वास करके कोई कदम उठाया। चौथा है स्थिति में परिवर्तन, यानी उस कदम उठाने से उसकी पोजीशन में कोई बदलाव आया, अक्सर कोई नुकसान हुआ। और आखिर में ये नियम सिर्फ उन्हीं पक्षों के बीच लागू होता है जो उस ट्रांजैक्शन में शामिल थे। तो कोर्ट में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर जानबूझकर सामने वाले को उस पर विश्वास दिलाया जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पर एक्ट करता है, और बस आखिरी स्टेप में कानून पहले व्यक्ति को अपनी बात से पलटने से रोक देता है। इसी को कहते हैं स्टॉप्ड हो जाना। थियरी तो समझ ली, पर अब ये देखना जरूरी है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन सीधे एक्ट से लिया गया है और ये एस्टॉपल को बहुत अच्छे से समझाता है। यहां क ने ख को यकीन दिलाया कि जमीन उसकी है। ख ने भरोसा करके उसे खरीद लिया। अब क बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे उस वक्त तो मैं मालिक था ही नहीं। कोर्ट उसे उसकी पहले कही हुई बात से बांध देगी और सेल को कैंसिल करने से रोक देगी। मेंस एग्जाम्स के लिए केस लॉज बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए अब एक ऐसे ही फाउंडेशनल जजमेंट पे बात करते हैं जिसने एस्टॉपल के प्रिंसिपल को शेप दिया। इस लैंडमार्क केस पर ध्यान देते हैं, पिकार्ड बनाम सीयर्स। ये उन शुरुआती और सबसे अहम फैसलों में से एक है जिसने एस्टॉपल के आधुनिक सिद्धांत की नींव रखी। इस केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है और दूसरा उस पर भरोसा करके अपनी पोजीशन बदल लेता है, तो पहला व्यक्ति बाद में अपने ही स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता। यही एस्टॉपल का कोर प्रिंसिपल है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मामले को देखते हैं, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस ने इस सिद्धांत का दायरा और भी बढ़ा दिया, खास तौर पर सरकार के खिलाफ। इस केस की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने प्रॉमिसरी एस्टॉपल के सिद्धांत को सरकार के खिलाफ भी लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार कोई वादा करती है और कोई नागरिक उस पर विश्वास करके कोई कदम उठाता है, तो सरकार भी अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। चलिए अब इस नियम के पीछे की लीगल फिलॉसफी को समझते हैं कि आखिर ये कानून बना ही क्यों। ये लीगल मैक्सिम एस्टॉपल के पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही मामले में दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये फेयरनेस और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये प्रावधान पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 115 में था। अब नए अधिनियम में इसे सेक्शन 121 बना दिया गया है। एग्जाम के लिए आपको ये दोनों सेक्शन नंबर्स याद रखने चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए, एस्टॉपल एक ढाल है, तलवार नहीं, अ शील्ड नॉट अ स्वॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप इसे अपने बचाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सिर्फ एस्टॉपल के आधार पर आप किसी पर नया केस फाइल नहीं कर सकते। यह आपको बचाता है, आपको हमला करने का अधिकार नहीं देता। चलिए, अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये टिप याद रखिए, प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में आपको केस लॉ के साथ एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। तो क्विक रिवीजन के लिए ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। सेक्शन 121, इसका कोर कॉन्सेप्ट कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, 2 मेन केस लॉज, और इस नियम की प्रकृति कि ये एक शील्ड है, स्वॉर्ड नहीं। और आखिर में एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, अगर एस्टॉपल फेयरनेस पर आधारित है तो क्या इसका इस्तेमाल कोई गैर कानूनी काम करवाने के लिए किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। एक बहुत ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि देयर कैन बी नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ स्टैट्यूट, यानी कानून के खिलाफ कोई विधिबंधन नहीं हो सकता। जुडिशरी, एपीओज और दूसरे कानून की परीक्षाओं पर केंद्रित ऐसी ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम कानून के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो मकान मालिक और किराएदार के रिश्ते की नींव रखता है। ये अदालती मामलों में तो अहम है ही, पर आपके एग्जाम के लिए भी ये बेहद जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 122 की। देखिए, ये सेक्शन किराएदार यानी टेनेंट और अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंसी के एस्टॉपल के सिद्धांत के बारे में है। और मैं आपको बता दूं, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे सेक्शन 122 का कोर प्रिंसिपल क्या है, फिर देखेंगे कि ये टेनेंट और लाइसेंसी पर कैसे लागू होता है। इसके बाद हम कुछ की जुडिशियल केसेस देखेंगे, और हाँ, इसके जो एक्सेप्शंस हैं उन पर भी बात करेंगे, और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 122 की नींव को समझते हैं, जो एस्टॉपल के सिद्धांत पर टिकी है। बेयर एक्ट की भाषा क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी किराएदार अपनी किराएदारी के दौरान या उसके बाद भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जब किराएदारी शुरू हुई थी तो उसके मकान मालिक का उस प्रॉपर्टी पर हक था। अब ये तो हुई कानूनी भाषा, चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। तो ये एस्टॉपल होता क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं विबंधन। ये एक सीधा साधा कानूनी सिद्धांत है जो आपको अपनी ही बात से पलटने से रोकता है। मतलब, अगर आपने किसी के अधिकार को मानकर कोई फायदा उठाया है, जैसे किराए के घर में रह रहे हैं, तो कानून आपको बाद में उसी अधिकार पर उंगली उठाने नहीं देगा। सिंपल। अब सवाल ये है कि ये सिद्धांत बना क्यों है? ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला है इक्विटी, यानी भाई जो सही है, जो निष्पक्ष है, वही होना चाहिए। दूसरा है गुड फेथ, मतलब ये मानकर चला जाता है कि दोनों पार्टियां अच्छे इरादे से रिश्ते में आई हैं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये अनफेयर एडवांटेज को रोकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले फायदा उठाएं और फिर अपने ही वादे से मुकर जाएं। ठीक है, तो सेक्शन 122 के 2 मुख्य स्तंभों पर आते हैं। पहला है किराएदार का एस्टॉपल और दूसरा है अनुज्ञप्तिधारी यानी लाइसेंसी का एस्टॉपल। किराएदार पर एस्टॉपल का नियम लागू होने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। जाहिर है, एक मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता होना चाहिए। किराएदार ने उस प्रॉपर्टी का कब्जा सीधे मकान मालिक से लिया हो और बाद में वो उसी मकान मालिक के टाइटल को, उसके हक को चैलेंज कर रहा हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नियम सिर्फ किराएदारी के दौरान ही नहीं, बल्कि उसके खत्म होने के बाद भी लागू रहता है। अब बात करते हैं लाइसेंसी की। यहां भी सिद्धांत लगभग वैसा ही है। मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की सिर्फ परमिशन, मतलब लाइसेंस मिला है, तो वो बाद में उस इंसान के कब्जे के अधिकार पर सवाल नहीं उठा सकता जिसने उसे परमिशन दी थी। बस शर्त यह है कि लाइसेंस देते वक्त लाइसेंस देने वाले का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होना चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, ए ने बी से एक दुकान किराए पर ली। कुछ महीने बाद ए ये बोलकर किराया देना बंद कर देता है कि बी तो इस दुकान का असली मालिक ही नहीं है। यहां पर कानून ए को एस्टॉपल के सिद्धांत के तहत ऐसा कहने से रोक देगा। और एक और मजेदार बात,
एस्टॉपल का ये नियम किराएदारी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अगर ए दुकान खाली कर देता है तब भी वो बाद में जाकर ये नहीं कह सकता कि जब किराएदारी शुरू हुई थी उस वक्त बी मालिक नहीं था। अब लाइसेंसी का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए बी को अपनी जमीन का एक हिस्सा कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, तो बाद में बी ये दावा नहीं कर सकता कि ए को ये इजाजत देने का कोई अधिकार ही नहीं था। बी यहां एस्टॉपल के सिद्धांत से बंधा हुआ है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सारा खेल कब्जे का है। किराएदार को लीगल पोजेशन मिलता है, जबकि लाइसेंसी को सिर्फ इस्तेमाल की परमिशन। इसीलिए किराएदार मकान मालिक के टाइटल पर सवाल नहीं उठा सकता, जबकि लाइसेंसी सिर्फ लाइसेंसर के कब्जे के अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकता। और यही वजह है कि किराएदार पर एस्टॉपल किराएदारी के बाद भी बना रहता है, लेकिन लाइसेंसी पर यह सिर्फ लाइसेंस पीरियड तक ही होता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए सेक्शन 122 को कैसे इंटरप्रेट किया है। श्रीराम पसरीचा बनाम जगन्नाथ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एक किराएदार अपने मकान मालिक के टाइटल पर सवाल नहीं उठा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि बेदखली के केस में मकान मालिक को अपना पूरा मालिकाना हक साबित करने की जरूरत नहीं है, बस ये साबित करना काफी है कि दोनों के बीच लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिश्ता है। इसी तरह बंसराज लालता प्रसाद मिश्रा बनाम स्टैनले पार्कर जोन्स के केस में भी कोर्ट ने सेक्शन 122 के एस्टॉपल के सिद्धांत को और मजबूती दी। इस फैसले ने इस नियम को एक तरह से सीमेंट कर दिया कि ये नियम कितना मजबूत है और इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इस सिद्धांत को हम कुछ लीगल मैग्जिम से भी समझ सकते हैं। पहला है नेमो पोटेस्ट कॉन्ट्रा फैक्टम स्वम वेनेरे, जिसका सीधा मतलब है कोई भी अपने ही किए गए काम के खिलाफ नहीं जा सकता। और दूसरा है एलेगांस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट आउडियंडस, मतलब कि जो व्यक्ति कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करता है उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, इस नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शंस। ये वो एरिया है जहां से एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां एक किराएदार अपने मकान मालिक के टाइटल को चैलेंज कर सकता है। ये 4 मुख्य अपवाद हैं। पहला, अगर किराएदारी शुरू होने के बाद मकान मालिक का खुद का हक खत्म हो गया हो तो किराएदार यह बात कह सकता है। दूसरा, अगर किराएदार को किसी बेहतर टाइटल वाले यानी असली मालिक ने बेदखल कर दिया हो। तीसरा, अगर किराएदारी ही फ्रॉड या धोखे से की गई हो तो कानून धोखेबाज मकान मालिक को नहीं बचाएगा। और चौथा, अगर मकान मालिक ने प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है तो किराएदार नए मालिक के अधिकार को मान सकता है। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को समेटते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए सेक्शन 122 पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत की जाए। एक टिप याद रखिए, जुडिशरी और एपीओ के प्रीलिम्स में आपको सेक्शन 122 से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन मेंस में ज्यादातर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आमतौर पर इन्हीं एक्सेप्शंस पर आधारित होता है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 122 की। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि किराएदार या लाइसेंसी मकान मालिक के टाइटल या कब्जे से इनकार नहीं कर सकता। और तीसरा, एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके एक्सेप्शंस तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जुडिशरी, एपीओ और दूसरी कानून की परीक्षाओं पर और भी जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। अब ये सेक्शन डील करता है एस्टॉपल यानी कि विबंध के एक खास नियम से। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से ये सेक्शन समझना बेहद जरूरी है। तो आज इस सेक्शन को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी जो कोर रूल्स हैं उनको बारीकी से समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि प्रैक्टिस में यानी कोर्ट रूम में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। फिर इसके एक्सेप्शंस क्या हैं ये जानेंगे और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, इंट्रोडक्शन। और यहाँ हम इस सेक्शन की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे। तो ये है सेक्शन 123 जो आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 8 के अंडर, जिसका नाम ही है एस्टॉपल। अब देखिए इसकी प्लेसमेंट ही कितनी इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि ये सेक्शन एस्टॉपल के जनरल प्रिंसिपल का ही एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है। ये बात ध्यान में रखकर चलना बहुत जरूरी है। तो फिर इसका कोर आइडिया क्या है? असल में ये सेक्शन एस्टॉपल के प्रिंसिपल को
कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि व्यावसायिक और संविदात्मक संबंधों पर लागू करता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल रिलेशनशिप से कोई फायदा, कोई बेनिफिट लेता है तो वो बाद में मुकर नहीं सकता, वो उस व्यक्ति की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता जिसने वो रिलेशनशिप बनाया था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लीगल ट्रांजैक्शंस में एक सर्टेनिटी, एक निश्चितता लाता है, विश्वास को बढ़ावा देता है और धोखाधड़ी को रोकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम इस धारा के जो कोर रूल्स हैं उन्हें एक एक करके यानी इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे। अब जरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर नजर डालते हैं। ये कहता है नो एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल। और आगे भी। अब ये लीगल लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जिसने एक बार किसी की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया वो बाद में ये नहीं कह सकता कि अरे इसके पास तो अथॉरिटी नहीं थी। बस अपनी बात से मुकरना अलाउ नहीं है। इस सेक्शन में 3 की प्लेयर्स या कह सकते हैं 3 मुख्य पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा नियम घूमता है। पहला है एक्सेप्टर यानी स्वीकर्ता जो किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है। दूसरा है बेली जिसे हम उपनिहिती कहते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसे किसी खास मकसद के लिए गुड्स दिए जाते हैं। और तीसरा है लाइसेंसी यानी अनुज्ञप्तिधारी जिसको किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने की इजाजत या परमिशन मिली हो। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट इस प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे करती है? इसका एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। 3 स्टेप्स में इसे समझ सकते हैं। स्टेप 1, एक लीगल रिलेशनशिप बनता है, वो एक्सेप्टेंस का हो सकता है, बेलमेंट का हो सकता है या लाइसेंस का। स्टेप 2, उस रिलेशनशिप की वजह से एक पार्टी को कोई बेनिफिट या पोजीशन मिलता है। और स्टेप 3, इसका नतीजा, कॉन्सिक्वेंस, ये होता है कि जिस पार्टी को बेनिफिट मिला है उसे ओरिजिनल अथॉरिटी को डिनाई करने से रोक दिया जाता है, यानी स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन कानून सिर्फ थ्योरी नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सेक्शन असल में कोर्टरूम में कैसे काम करता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कुछ एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट केस लॉज की मदद से समझेंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। मान लीजिए ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब पेमेंट की बारी आती है तो क्या बी ये कहकर मुकर सकता है कि ए के पास तो बिल ड्रॉ करने की अथॉरिटी ही नहीं थी? सोचिए जरा। इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी को ऐसा दावा करने से कानूनन रोक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बी इज स्टॉप्ड। एक बार बिल एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि बी ने ए की अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वो इस पर सवाल नहीं उठा सकता, और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में सर्टेनिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रिंसिपल को एक बहुत ही लैंडमार्क केस बैंक ऑफ इंग्लैंड वर्सेस वैग्लियानो ब्रदर्स में और भी मजबूती दी गई। इस केस में कोर्ट ने साफ तौर पर यह होल्ड किया कि एक्सेप्टर जो होता है वो अपनी एक्सेप्टेंस से बंधा हुआ है, वो ड्रॉअर की अथॉरिटी को बाद में डिनाई नहीं कर सकता। इस फैसले ने एस्टॉपल के सिद्धांत को और भी पुख्ता कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रूल की कुछ बारीकियों पर फोकस करते हैं। देखिए, कानून में कोई भी नियम एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन जरूर होते हैं। सेक्शन 123 के भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं और एग्जाम के लिए इन्हें जानना तो बेहद जरूरी है। तो रूल और एक्सेप्शन की तुलना करके समझते हैं। जनरल रूल क्या है? एक्सेप्टर ड्रॉअर की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता, सिंपल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो दिया गया है एक्सप्लेनेशन 1 में। वो कहता है कि अगर ड्रॉअर के सिग्नेचर ही जाली हैं, फॉर्ज्ड हैं, तो फिर एक्सेप्टर इस बात को साबित कर सकता है और डिनाई कर सकता है। ये नियम फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह बेलमेंट के केस में भी एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल ये है कि बेली बेलर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक्सप्लेनेशन 2 एक रास्ता देता है। वो कहता है कि अगर बेली ये साबित कर दे कि किसी तीसरे व्यक्ति का उन गुड्स पर बेहतर हक यानी सुपीरियर टाइटल है, तो वो बेलर की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। इसका मतलब वो गुड्स उसके असली मालिक तक पहुंचा सकता है। इस पूरे प्रिंसिपल के पीछे एक लीगल मैक्सिम भी काम करता है, जो है एलिगांस कंट्रारिया नॉन एस्ट ऑडिएंडिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए। और यही तो एस्टॉपल का कोर आइडिया है
कि आप अपनी ही बात से पलट नहीं सकते। अब इस सेक्शन को और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एविडेंस एक्ट के ही दूसरे एस्टॉपल सेक्शन से करते हैं, जैसे सेक्शन 121 जो जनरल एस्टॉपल की बात करता है, यानी किसी के रिप्रेजेंटेशन पर आधारित एस्टॉपल। फिर है सेक्शन 122 जो प्रॉपर्टी से जुड़े रिश्तों जैसे टेनेंट और लाइसेंसी पर लागू होता है। और फिर आता है हमारा सेक्शन 123 जो स्पेसिफिकली कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्तों पर फोकस करता है, जैसे एक्सेप्टर, बेली और लाइसेंसी। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी और अंतिम भाग पर। इसमें हम प्योरली एग्जाम फोकस के साथ बात करेंगे और वो की टेकअवेज देखेंगे जो जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए कुछ बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। मेंस एग्जाम में इस सेक्शन से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आने के बहुत हाई चांसेस हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। इसके जो 2 एक्सेप्शंस हैं, फोर्जरी और बेटर टाइटल, ये हमेशा याद रखने हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, एस्टॉपल का एविडेंशियरी वैल्यू एक शील्ड की तरह होता है, स्वॉर्ड की तरह नहीं। मतलब ये बचाव के लिए है, हमला करने के लिए नहीं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं, बस 3 बातें याद रखनी हैं। सेक्शन नंबर 123 इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर कॉन्सेप्ट कमर्शियल और कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स में एस्टॉपल और एग्जाम इंपॉर्टेंस हाई, ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं। और अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर जरूर सोचिएगा। एस्टॉपल का ये जो 100 साल से भी पुराना सिद्धांत है सेक्शन 123 में, वो आज के इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल वर्ल्ड और ई-कॉमर्स के ज़माने में ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कितना रेलेवेंट है और कैसे अपनी रेलेवेंस बनाए रखता है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़ी ऐसी ही फोकस लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।